welcome back to my channel. I hope you all are good and you all are studying well. ठीक है, सो आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो तब मिलेगी जब हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ते हैं. डेवलपमेंटल बायोलॉजी में भी प्रिसाइजली अगर हम कहें कि वो पार्ट जब हम मतलब इनिशियल फेज में जब बेसिक्स जब हम देख रहे होते हैं, जब ट्रोफोब्लास्ट की फॉर्मेशन होती है, इनर सेल में मास की फॉर्मेशन होती है एंड जाइगोट वगैरह, वो सब का जब हम पढ़ते हैं ना इनिशियल स्टेज में, तब हमें ये पार्ट मिलती है. अब ज़्यादा सस्पेंस नहीं बनाते हुए मैं आपको बताती हूँ आज हम पढ़ने क्या वाले हैं. तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिप्पो सिग्नलिंग के बारे में. सिग्नलिंग नहीं बोलूँगी यहाँ पे, मैं पाथवे बोलती हूँ फिलहाल. आपको टुवर्ड्स द एंड आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों है. ठीक है, तो जब ये पाथवे हम पढ़ते हैं, कई जगहों पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एक्चुअली आ रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर करके, मतलब पॉइंट वाइज, अल्दो इसके डेप्थ में क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है. तो सिंस डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो हम अभी इसकी पढ़ाई भी डेप्थ में नहीं करने वाले हैं. ठीक है, इतना स्ट्रेस क्यों ले भाई, अपने दिमाग में थोड़ा ही स्पेस बचा हुआ है ना, कुछ ओवरलोड नहीं करना है हमें इन्फॉर्मेशन से. सो इसलिए हम थोड़ा प्रिसाइज चीज़ें पढ़ेंगे जो क्वेश्चंस में एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चंस में आ रहे हैं, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे. तो जब हम हिप्पो पाथवे के बारे में पढ़ते हैं ना, आपको कुछ चीज़ें तो ऐसी ही आपको जानने की ज़रूरत है, बैकग्राउंड लेके आनी होती है, क्योंकि आप पढ़ने आए हैं तो आई होप आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होगी कि कौन से फैक्टर्स प्लूरिपोटेंसी मेंटेन करती है, टोटिपोटेंसी एंड देन फलाना ठिकड़ा, ये सब चीज़ें अपने आई होप आपको पता होगा ये सब क्या होता है. ठीक है, एंड उसके आगे बढ़ते हैं यही हिप्पो पाथवे के बारे में. देखिए, हिप्पो पाथवे पढ़ते वक्त मैं आपको बता देती हूँ दो चीज़ें. एक आती है ट्रोफोब्लास्ट एंड दूसरा होता है ICM, इनर सेल मास. अब इनर सेल मास में बार बार नहीं लिखूंगी, उसको मैं ICM करके ही लिख रही हूँ. ठीक है, सो जब हम ट्रोफोब्लास्ट की बात करते हैं तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, राइट. एंड जब ICM की बात करते हैं तो ये पूरा एम्ब्रियो बनाएगा. ठीक है, ये हो गया हमारा ICM और ट्रोफोब्लास्ट के बारे में. अब कुछ ऐसी चीज़ें होती है जब हम प्लूरिपोटेंसी पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि ट्रोफोब्लास्ट ICM को रोकती है, ICM ट्रोफोब्लास्ट को रोकती है. कुछ तो एक दूसरे को ये रोक रही होती है. ठीक है, ये एक दूसरे को रोक रही होती है. अब जब ये एक दूसरे को रोक रही होती है तो ऐसा क्या चीज़ होता है इसमें कि ट्रोफोब्लास्ट ICM बनने से रोकती है, ICM ट्रोफोब्लास्ट बनने से रोकती है. क्योंकि हमें पता है कि जो सेल ICM है, जो इनर सेल मास है ना, वो ट्रोफोब्लास्ट नहीं बना सकती, राइट. ना ही ट्रोफोब्लास्ट ICM बना सकती है. ठीक है, तो इसीलिए हम ICM को प्लूरिपोटेंट सेल में काउंट करते हैं. अब जब ऐसा सीन है तो फिर ऐसा क्या होता है ICM के पास, ऐसा क्या है ट्रोफोब्लास्ट के पास जो इसे एक दूसरे को फॉर्म करने से रोक रही है. तो ये हम जानते हैं अभी. ठीक है, सो ट्रोफोब्लास्ट हो गया एंड उसके बाद ICM हो गया. सो ट्रोफोब्लास्ट के पास एक फैक्टर होता है CDX2 और ICM के पास एक फैक्टर होता है OCT4. सो ये जब OCT4 के बारे में पढ़ते हैं ना, इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्लूरिपोटेंसी. अब ICM है तो प्लूरिपोटेंसी होगी, प्लूरिपोटेंसी है तो ICM होंगे. ये दोनों एक दूसरे को हम मतलब रिलेटेड टर्म्स है. तो जब OCT4 है, ये प्लूरिपोटेंसी भी मेंटेन करते हैं, तो डेफिनेटली इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ICM. अब जब CDX2 है और OCT4 है तो ऑब्वियसली CDX4 OCT4 को इनहिबिट करेगी. इसका फंक्शन है OCT4 को इनहिबिट करना और OCT4 का भी फंक्शन है कि वो CDX2 को इनहिबिट करना. ये एक दूसरे को इनहिबिट करते हैं, जिससे कि ICM ट्रोफोब्लास्ट नहीं बनता और ट्रोफोब्लास्ट ICM नहीं बनता. इतना तक हमने पढ़ ली. एंड मैं आपको फिर से एक रिमाइंडर दे देती हूँ. अगर आप मेरे फ्रीक्वेंट सब्सक्राइबर हैं तो आपको ये पता होगा, अगर नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ कि प्लीज़ पेन और पेपर लेके बैठे, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड यू एनी काइंड ऑफ नोट्स. हाँ, जो सॉफ्ट कॉपी होती है नोट्स की प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी, ना ही मैं इसे स्लाइड में कुछ अच्छे से प्रेजेंट करके आपको बता रही हूँ. सो यू हैव टू क्रिएट योर ओन नोट्स, जिससे कि टुवर्ड्स दी एंड आपके पास एक हार्ड कॉपी हो जिसमें आपको पता हो कि ऐसा चीज़ें चल रही है. ठीक है, तो ये हमने पता चल गया ट्रोफोब्लास्ट और ICM के बारे में. ये दोनों फैक्टर के बारे में हमने पढ़ ली, CDX2 और OCT4. अब बढ़ते हैं हिप्पो पाथवे के पास. ठीक है, हिप्पो पाथवे के पास उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ जो मैंने गूगल से ली है. सो दिस इज द पाथवे एंड मैं आपको रिमाइंड कर देती हूँ, फिर से एक बार बता देती हूँ कि
ये पाथवे मैंने नहीं बनाई है, मैंने ये गूगल से ली है, ठीक है, मैंने चोरी करी है ये ठीक है, ओके। सो हम ध्यान देते हैं अब हिप्पो पाथवे के ऊपर। सो सबसे पहले हम देखते हैं हिप्पो ऑन जब होता है तो क्या होता है। सो यहाँ पे आपको देखने वाली है कुछ टर्म्स। देखिए यहाँ पे बहुत चीज़ें कॉम्प्लेक्स करके दी होगी। अगर आपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछते, हमने ये सब टर्म सुना ही नहीं होगा, है ना। आपने सुनी होगी क्योंकि आप पढ़ाकू बच्चे हैं, लेकिन मैंने तो नहीं सुनी। तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ सिंपल चीज़ें रखेंगे जो एग्जाम्स में पूछा गया और उसी पे बेस्ड हम चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो जब हिप्पो सिग्नल जब ऑन होता है, ये रहा साइटोप्लाज्म, तो और ये रहा हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा साइटोप्लाज्म। तो जब हिप्पो सिग्नल ऑन होती है ना, तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं MST एंड SAV1, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होती है, MST और SAV1 ना, ये क्या करते हैं, ये ऑटोफॉस्फोराइलेशन करते हैं अपने आप की। ये लोग एक दूसरे की ऑटोफॉस्फोराइलेशन करते हैं। जो ये SAV1 है ना, इसके साथ MST एक डाइमर बना के रखती है, ठीक है। जो SAV1 है ना, इसके साथ MST एक डाइमर बना के रखती है, और ये दोनों मतलब एक ही यूनिट के मेंबर जैसे हम कंसीडर कर सकते हैं ये दोनों, ठीक है। इनके फुल फॉर्म में आपको अगर पॉसिबल हुआ मैं डिस्क्रिप्शन पे या फिर कमेंट सेक्शन में मैं आपको लिंक भेज दूंगी कि कहाँ से मुझे ये डायग्राम मिला है, एंड देन द होल आर्टिकल, जिसको आप पढ़ के इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ MST और SAV1 हो गया, इन्होंने ऑटोफॉस्फोराइलेशन किया अपना, ठीक है। अब आपको ये चीज ध्यान देनी होगी, जो हिप्पो पाथवे है ना, ये एक सेरीन और थ्रियोनिन पे ये फॉस्फोराइलेशन करती है। द होल थिंग जहाँ पे हम यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन की बात करेंगे, या तो उसमें सेरीन की फॉस्फोराइलेशन हो रही होगी या तो उसमें थ्रियोनिन की फॉस्फोराइलेशन हो रही होगी, ठीक है। ये पर दो थिंग, सेरीन और थ्रियोनिन, इन दोनों की फॉस्फोराइलेशन ही होती रहती है हिप्पो पाथवे में, ठीक है। तो हमने देख ली MST और SAV1 की कि इन्होंने ऑटोफॉस्फोराइलेशन से इन्होंने अपने आप को एक्टिवेट कर लिया। तो अब बढ़ते हैं आगे। आगे हमने देखा कि MOB1A/B और दूसरा LATS1-2 है ना, ये दोनों है, ठीक है, ये दोनों है। आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखता है ये कि ये वाला जो पार्ट है ये इसको कुछ एक्टिवेट कर रही है। आपको पता होगा ना, ये सिग्नल जब किसी कोई चीज़ को इनहिबिट करते हैं तो ये वाला साइन हम यूज़ करते हैं, जो किसी को एक्टिवेट करती है तो हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। सो हमने देखा कि MST1-2 और SAV1 क्या कर रही है, ये दोनों को एक्टिवेट कर रही है, कुछ तो हो रहा है। सो MST इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉस्फोराइलाइटिंग, ये फिर से टंग ट्विस्टर हो रहा है, ठीक है। सो वो फॉस्फोराइलेट करता है MOB1AB को, एंड देन फिर MST LATS1 को भी ये फॉस्फोराइलेट करता है। अब इन दोनों को फॉस्फोराइलेट करने की वजह से ना, ये MOB1 जो पहले एक सेपरेट यूनिट थी, वो क्या करती है, वो इससे आके एक चिपक जाती है और वो डाइमर बन जाती है, और ये दोनों की एक्टिविटी जो LATS1 है ना, इसकी ये एक्टिव स्टेट में चला जाता है LATS1, ठीक है। जब MOB आके इसके साथ चिपक जाते हैं तो LATS1 एक्ट और फॉस्फोराइलेटेड, 3 कंडीशन चाहिए LATS1-2 को हमें एक्टिवेट करने के लिए, डेट इज उसकी फॉस्फोराइलेशन होना, एंड MOB1A को AB को उससे जाके कनेक्ट होना, ठीक है, डाइमर बनना। बिकॉज एक भी फैक्टर अगर मिसिंग होगी तो हम ये कंसिडर करेंगे कि वो एक्टिवेट नहीं है, एक्टिव नहीं है। अब ये जब एक्टिव हो गया, सो LATS1 क्या करती है, देखिए पेपर्स में क्वेश्चन में सिर्फ हमें ये LATS1 से ही कंटिन्यू की गई है, क्वेश्चंस इसी से आ रही हैं, ये ऊपर वाले को हमें कभी पूछा नहीं गया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं फिर भी ऊपर वाला आपको बता देती हूँ क्योंकि कंफ्यूजन ना रहे आपके पास, मतलब, ठीक है। ओके, सो LATS1 हमने देख ली, LATS1 फॉस्फोराइलेट हो गई। तो ये क्या करती है, LATS1 फॉस्फोराइलेशन के टाइम पे क्या करती है, ये जो YEP-TAZ है ना, ये दोनों को ये क्या करती है, यहाँ पे इन दोनों को फॉस्फोराइलेट करती है। अब इन दोनों को फॉस्फोराइलेट करने की वजह से क्या होती है, ये जाके यहाँ पे यूबिक्यूटिन इस पे ऐड हो जाता है और ये क्या करती है, और डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। ये डिग्रेडेशन, प्रोटेसोमल डिग्रेडेशन को ये चला गया है, एंड YEP और TAZ क्या करती है, वो डिग्रेड हो गई है। अब YEP और TAZ जब डिग्रेड हो गई है, ये दोनों जब डिग्रेड हो गई है, सो ये ऑब्वियसली ये दोनों अंदर नहीं जा सकते हैं। और मैं आपको YEP और TAZ की एक खास बात बता देती हूँ कि इनके पास ना DNA बाइंडिंग डोमेन नहीं होती है। सो ये अगर खुले भी होते, अगर डिग्रेड नहीं भी होते, तो ये डायरेक्टली जाके न्यूक्लियस पे बाइंड नहीं कर सकते, ये DNA बाइंडिंग ये प्रोमोटर पे बाइंड नहीं कर सकते और ये आगे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट नहीं कर सकते, बिकॉज इसको एक चीज़ की मदद चाहिए होगी, अकेले केपेबल नहीं है। सो इसको चाहिए होती है TED की ज़रूरत, ठीक है। अगर ये एक्टिव स्टेट में रहता, सिंस यहाँ तो डिग्रेड हो गया, अब तो इसमें बात खत्म हो गई, लेकिन अगर ये एक्टिव रहता, जो हम देखेंगे अभी इस दूसरे केस में, इस केस में देखेंगे हम, हिप्पो जब ऑफ रहती है ना, तब देखते हैं, ठीक है। हिप्पो जब ऑफ रहती है, यहाँ पे ऑटोफॉस्फोराइलेशन नहीं हुई, ये डिग्रेड नहीं किया इन दोनों को, ये डिग्रेड नहीं किया किसको, YEP-TAZ को,
YAP एंड TAZ, ये दोनों को इसने डिग्रेड नहीं किया। अब डिग्रेड नहीं हुआ, YAP TAZ एक्टिव रहा। YAP TAZ एक्टिव रहने की वजह से ये अंदर चला गया न्यूक्लियस पे। और न्यूक्लियस क्यों गया? क्योंकि इसके पास कुछ सिग्नल्स थे जो इसे न्यूक्लियस तक ले गया। अब न्यूक्लियस पे जाने की वजह से ये क्या किया, उसके बाद इसने TAD के साथ बाइंडिंग की। YAP TAZ ने TAD के साथ बाइंडिंग की और TAD के पास होता है DNA बाइंडिंग डोमेन, जिसके वजह से TAD यहाँ पे बाइंड की DNA पे एंड उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो गया। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होने के बाद क्या हुआ ये मैं आपको बता देती हूँ। तो फिलहाल फिर से मैं एक अभी तक जो हुआ है मैं आपको बता देती हूँ। जो MST है, MST 1, 2 एंड 7, ये दोनों अपने आप को फॉस्फोराइलेट करते हैं, फिर डाइमर के फॉर्म में होते हैं। फिर उसके बाद ये लोग फॉस्फोराइलेट करते हैं MOB1 को और LATS1 को। फिर LATS1 फॉस्फोराइलेट करता है, YAP TAZ को फॉस्फोराइलेट करता है, और जिसके वजह से क्या होती है, ये डिग्रेडेशन को चली जाती है। और YAP TAZ अभी एक्टिव पोजिशन पे नहीं है। लेकिन जब हिप्पो सिग्नल जब ऑफ होती है, हिप्पो सिग्नल ऑफ होने की वजह से क्या होती है, ये दोनों एक दूसरे ऑटोफॉस्फोराइलेट नहीं होती है। ये LATS1 क्या करती है, इनएक्टिव स्टेट पे रहती है, जिसके वजह से YAP और TAZ क्या करती है, ये एक्टिव रहती है, ये डिग्रेड नहीं होती। और YAP TAZ डिग्रेड नहीं होने की वजह से ये न्यूक्लियस में चली जाती है, और न्यूक्लियस में जाने की वजह से ये TAD पे बाइंड होती है और ये ट्रांसक्रिप्शन ऑन करती है। ठीक है, इतना तक हमने समझ ली कि इसने ट्रांसक्रिप्शन ऑन किया। तो यहाँ से इतना तक कंक्लूजन तो हमने बना ली कि हमें मेन मतलब है ट्रांसक्रिप्शन ऑन होने का। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर हिप्पो सिग्नल अगर ऑफ है, हिप्पो पाथवे अगर ऑफ है, तो हमें जो उसकी प्रॉपर्टी फंक्शन चाहिए होगी वो हमें मिलने वाली है। ठीक है, वो हमें क्या होने वाली है, मिलने वाली है कि हमें एक्चुअल चीज़ें जो चाहिए होती है वो हमें मिलने वाली है। ये मैं आपको टुवर्ड्स द एंड आपको कंक्लूजन में बताती हूँ। ओके, सो अभी हमने देख ली कि ट्रांसक्रिप्शन जो होती है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो गई है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ TAD का फंक्शन, कि TAD का फंक्शन क्या होता है। TAD जो होती है ना, ये CDX को एक्टिवेट करती है, CDX को। ठीक है, यहाँ पे मैंने CDX4 लिख दिया, जबकि होना था TAD4 और CDX2, राइट। तो TAD4 क्या करती है, CDX2 को एक्टिवेट करती है। और CDX2 अभी हमने थोड़ी देर एकदम बिगिनिंग पे देखा था कि CDX2 जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रोफोब्लास्ट के फॉर्मेशन में। ये ट्रोफोब्लास्ट को ट्रोफोब्लास्ट बनाती है। ठीक है, ये हमने देख ली थी। अब TAD4 अगर ट्रांसक्रिप्शन कर रही है तो ये CDX4 को चलाएगी, और CDX4 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रोफोब्लास्ट। दैट मीन्स अगर हिप्पो पाथवे ऑफ है तो TAD4 भी ऑन रहेगा, एंड TAD4 ऑन रहने के वजह से हमें ट्रोफोब्लास्ट मिलेगा। दैट मीन्स हिप्पो पाथवे ऑफ होने की वजह से हमें ट्रोफोब्लास्ट मिलेगा। सो इसके हमें पता चला ट्रोफोब्लास्ट मिलने की वजह से क्या होती है, ये ICM नहीं बनता है। तो इससे हमें ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हिप्पो पाथवे अगर ऑफ है तो हमें ICM नहीं मिलने वाला है, बिकॉज CDX2 एक्टिवेट हो जाएगा। CDX2 एक्टिवेट होने की वजह से हमें ट्रोफोब्लास्ट फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट हिप्पो पाथवे। हिप्पो ऑन है एंड देन ये सब इस साइड अपने देखा, इस साइड हिप्पो ऑफ है। तो मैंने ये बहुत बार समझाई है, अब दोबारा नहीं समझाऊंगी, क्योंकि मेरा मुंह सीरियसली दुखने लगा है इसको बताते क्योंकि एक ही चीज़ मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, राइट। ओके, सो इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल सकती है। ठीक है, और आपको ये ध्यान देना है कि ये सीरियन थ्योनिन काइनेज एक्टिविटी ये प्रोवाइड करती है ये पूरे पाथवेज में। सो जब भी आपको क्वेश्चन मिले, क्वेश्चन बैंक जब भी आप सॉल्व करें, PYQs या एनीथिंग, आप मुझे आके कमेंट सेक्शन में बताएं कि हाँ कि हमने सॉल्व किया है एंड इस पाथवे की वजह से हमने ये क्वेश्चन हमसे बन पाए। अगर फिर भी नहीं बन पाए तो मुझे आके कमेंट सेक्शन में बताइए, देखते हैं क्या निकाल सकते हैं इसका उपाय। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और मैं I'll try कि मैं कमेंट सेक्शन में टैग कर दूं जो पेपर जिससे मैंने ये पिक्चर उठाई है एंड द होल कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। इन डेप्थ में मैंने नहीं पढ़ाई है, अगर आपको इन डेप्थ चाहिए तो आप वो पेपर को सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। इफ यू हैव सब्सक्राइब टू माई चैनल देन देयर इज नो नीड टू सब्सक्राइब अगेन, बिकॉज वो ऑप्शन होता नहीं है। बट अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मुझे बुरा लगेगा यार अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो। और इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इफ़ देयर इज़ एनी फ्रेंड जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें भी आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए, बिकॉज उनको भी शायद ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, हैव ए नाइस डे।